हेलो, नमस्कार सभी का। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट चैनल फ्री स्टाइल टॉक्स में। नई पीढ़ी के लिए शिक्षा सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। यह केवल डिग्री नहीं, बल्कि सोचने, समझने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की ताकत देती है। लेकिन आज कुछ स्वार्थी और गलत मानसिकता वाले लोगों के कारण शिक्षा का उद्देश्य धीरे-धीरे प्रभावित हो रहा है। कहीं शिक्षा को व्यवसाय बना दिया गया है, तो कहीं छात्रों को सही मार्गदर्शन के बजाय भ्रम और दिखावे की ओर धकेला जा रहा है। शिक्षा का काम युवाओं को जागरूक, जिम्मेदार और सक्षम बनाना है, न कि उन्हें भटकाना। यदि शिक्षा अपने मूल भावना से दूर हो गई हो, तो आने वाली पीढ़ियां ज्ञान से नहीं, बल्कि भ्रम से संचालित होंगी। इसलिए हमें शिक्षा को बचाने, सही मूल्यों को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को सत्य, ज्ञान और नैतिकता के मार्ग पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि एक मजबूत शिक्षा ही एक मजबूत समाज और उज्जवल भविष्य की नींव है। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में 30 वर्षों का अमूल्य अनुभव अर्जित किया है। विद्यार्थियों के मार्गदर्शन से लेकर शिक्षकों के प्रशिक्षण तक इन्होंने शिक्षा की नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 2010 में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यूनियन के महासचिव के रूप में नेतृत्व किया और वर्तमान में सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आइए हम स्वागत करते हैं एक ऐसे शिक्षाविद का जिन्होंने जीवन का अनुभव, नेतृत्व और सेवा का प्रेरणादायक संगम है। स्वागत करते हैं श्री किशोरीलाल जायसवाल जी का। वेलकम सर हमारे पॉडकास्ट चैनल में। सबसे पहले मैं फ्री स्टाइल टॉक्स आपका चैनल को धन्यवाद देता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विचार व्यक्त करने का अवसर मुझे मिला। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, हमें ये जानना है कि सर इतने लंबे समय से आप 30 वर्षों से इसका अनुभव आप दे रहे हैं, ले रहे हैं, सारी चीज़ों को आपने देखा है। आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत तो मैंने शिक्षा से ही किया। मैट्रिक की परीक्षा मैंने बेतिया से पास किया, इंटर किया एमजेके कॉलेज बेतिया से, बीए ऑनर्स भी इकोनॉमिक्स से मैंने किया एमजेके कॉलेज से ही। उसके बाद मैंने बीएड की शिक्षा प्राप्त की। करने के बाद में जो है मेरी पोस्टिंग हुई मध्य विद्यालय में। पहली आपकी नौकरी यही थी या फिर एजुकेशन से आने के पहले भी आपने कोई नौकरी की थी? एजुकेशन में आने से पहले मैं वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा में भी मैंने काम किया है। उसमें भी मैंने अपनी सेवा दिया है और प्रौढ़ लोगों को पढ़ाने के लिए या जो लोग शिक्षा से वंचित थे, अनौपचारिक शिक्षा में 9 से लेकर और 14 वर्ष के बच्चों का जो शिक्षा था उसमें काम किया गया था। उसमें भी मैंने काम किया है। मतलब शुरुआती दौर से ही आपने शिक्षा को व्यवसाय के रूप में देखना शुरू किया था, या आपने भी सोचा था कि नहीं, शिक्षा को शिक्षा के रूप में ही देखा शिक्षा को व्यवसाय के रूप में मैंने नहीं देखा। शिक्षा को मैंने इस दृष्टि से देखा कि हमारे समाज में जो लोग पढ़ाई लिखाई से वंचित हैं उनको जो है प्रेरित किया जाए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। बीए ऑनर्स और बीएड की डिग्री लिया। उसके बाद मैंने शिक्षक की नौकरी प्राप्त की और उस समय से मैं शिक्षक की नौकरी में ही था। बीच में चूँकि मेरी क्वालिफिकेशन बीए ऑनर्स और 2 विषय से मैंने एमए किया था, उस समय जो है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कुमारबाग में मैंने शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का काम किया और जैसे एससीईआरटी पटना से निर्देश मिलता था वैसे हम लोग शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का काम करते थे। सर, जब आपने पहली नौकरी ज्वाइन की थी, कहा जाता है कि 80-90 के दशक में बिहार में पढ़ाई को लेकर बहुत सजगता नहीं थी। बहुत लोग पढ़ना चाहते लेकिन उतनी सुविधाएं नहीं थी। आपने किस-किस चुनौतियों को फेस किया होगा? बिहार में शिक्षा का अवसर जो है वो बहुत कम था, ज़्यादा नहीं था। बिहार से शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोग अन्य प्रदेशों में जाते थे। जैसे बीएड की डिग्री लेने के लिए यहाँ पर उतनी व्यवस्था नहीं थी, तो लोग उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से बीएड करके आते थे और यहाँ अपना शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन देते थे। क्या उस समय की सरकार इतनी जागरूक नहीं थी कि हमें अपने राज्य के लिए शिक्षा को और बढ़ावा देना चाहिए था? जागरूक जितना होना चाहिए था उतना नहीं थी, या कोशिश ही नहीं की जा रही थी? अब ये तो मैं नहीं जानता कि कोशिश की जा रही थी कि नहीं की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर अवसर की कमी थी और वो अवसर जो है आज भी बनी हुई है।
क्या आपने कभी कोशिश की थी कि बड़े शिक्षा पदाधिकारियों के पास ये बात जाए कि हमारे राज्य में भी पढ़ाई का अवसर और होना चाहिए, या फिर ये बदलाव की जरूरत है? शिक्षा पदाधिकारी की जहाँ तक बात है, उन लोगों ने भी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके वजह से जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट या नहीं खुल पाए और लोग बाहर जो है पढ़ाई में अपना समय देने लगे। सर, आपने शिक्षा को ही क्यों चुना? आप चाहते तो आप कोई और भी नौकरी कर सकते थे, या पैसे के लिए बिजनेस भी कर सकते थे, फिर शिक्षा ही क्यों चुना? शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक बनने के लिए भी बहुत समझिए कि योग्यता की ज़रूरत होती थी और मैंने शुरू से ही पठन पाठन में मेरा मन था। मैं चाहता था कि मैं शिक्षक बनूं और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का जो है कम से कम सर्वांगीण विकास हो, बच्चों का संस्कार से लेकर और शिक्षा तक मिले। इस क्षेत्र में मैं नौकरी के बाद भी प्रयासरत रहा हूं और अभी भी मेरी प्रयास है। सामाजिक अनुभव से अगर हम देखना चाहें, तो जो आज के माता-पिता हैं और पहले के जो माता-पिता थे, क्या पहले और आज के माता-पिता में ये तो देखने को आता है कि आजकल जो पढ़ाई का विशेष रूप जो बनाया गया है, माता-पिता भी चाहते हैं कि क्या उस टाइम भी ये था कि हम बच्चे को पढ़ने भेजना, या फिर आपके स्कूलों में जैसे कहा जाता है कि चरवाहा स्कूल पहले होता था, बुनियादी स्कूल होते थे, क्या बच्चे पहुँच पाते थे वहाँ पे? बच्चों की जो उपस्थिति होती थी, वो जितना होना चाहिए उतनी नहीं होती थी। छिजन की समस्या बनी रहती थी। इसमें कहीं न कहीं अभिभावक भी दोषी थे। अभिभावक दोषी होंगे, अभिभावक को भी जागरूक करने की तो ज़रूरत थी ना? अभिभावक को जागरूक करने के लिए जो है काम किया गया। हमारी सरकार ने भी काम किया, शिक्षा समिति का गठन किया कि शिक्षक और समुदाय के बीच सामंजस्य स्थापित रहे, इसके लिए सरकार ने शिक्षा समितियों का गठन किया। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जो है सफलता नहीं मिल पाई। इसलिए नहीं मिल पाई कि जो अभिभावक थे वो सजग नहीं थे, विद्यालय में बच्चों को भेजने के प्रति सजग नहीं थे, जिससे जो है बहुत ही ड्रॉप आउट होता था और ड्रॉप आउट रोकने के लिए ही सरकार बहुत सारा काम की, लेकिन जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो आज भी नहीं है। आज भी नहीं है? आज भी नहीं है। अच्छा, मतलब आज भी सरकार जो है बराबर जो है निर्देश जारी करती है कि बच्चों की उपस्थिति हो, इतना परसेंट जो हो, उसमें एमडीएम जो है एमडीएम दिया गया, बच्चों को कपड़ा दिया गया, लेकिन जो उपस्थिति होनी चाहिए वो आज भी नहीं है। इसका जवाबदेही में आज भी हम ये बोल सकते हैं कि आज भी अभिभावकों में कमी है? अभिभावक में कमी है, बिल्कुल कमी है, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि हमारा 100% जो है उपस्थिति बच्चों की हो और इसके लिए सरकार काम भी कर रही है। आपके कार्यकालीन के दौर में सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या थी? सबसे बड़ी चुनौती तो उस समय ये थी कि शिक्षा के जो अधिकारी होते थे, वो शिक्षा व्यवस्था, बच्चों स्कूल की व्यवस्था पर उनका ध्यान कम था। या ये मानिए कि वो इस पर ध्यान था ही नहीं। वो सिर्फ निरीक्षण करना चाहते थे और शिक्षकों को एक शिकारी की तरह पकड़ना चाहते थे, शिकारी की तरह। और उसको पकड़ कर जो है वो जो है कुछ अनावश्यक अथी लेकर जो है लाभ लेकर उनको छोड़ देते थे। शिक्षा में विकास कैसे हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दी जाए, विद्यालय की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, ये शिक्षा पदाधिकारियों को ध्यान में नहीं था। मतलब ये कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार उस समय भी चरमपंथी था। भ्रष्टाचार तो था और भ्रष्टाचार आज भी है। मैं ये कहता हूँ कि आज शिक्षकों से संबंधित जो भी मामला माननीय हाई कोर्ट में है, लंबित है या अभी शिक्षक जा रहे हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स है और शिक्षा के अधिकारी हैं, जो शिक्षकों को हित के लिए जो है बराबर कार्यालय में दौड़ाते हैं और सही काम को जो है वो नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए शिक्षकों को माननीय हाई कोर्ट जाना पड़ता है। ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। कहा जाता है कि भगवान के बाद अगर धरती पे कोई है तो गुरुओं का मान बहुत ज्यादा रहता है। तो क्या गुरुओं के मान से भी बढ़कर ये हो सकता है कि जो सम्मान हमें बच्चों से मिलते हैं वो सम्मान हमें ब्यूरोक्रेट्स भी दे? वो सम्मान मिला या नहीं मिला? पहले तो नहीं मिला। पहले ब्यूरोक्रेट्स और शिक्षा पदाधिकारियों के नज़र में शिक्षकों की अहमियत नहीं थी।
वो शिक्षकों को दूसरी दृष्टि से देखते थे। बट वो कहीं ना कहीं तो जो शिक्षा प्राप्त किए होंगे, जो ब्यूरोक्रेट्स बने होंगे, वो भी तो किसी शिक्षक से ही से बने होंगे। वो ठीक है बने हुए हैं, लेकिन शिक्षकों का जो वाजिब हक है, जो उनका वाजिब काम है, वो नहीं होता था, जिससे शिक्षक अंदरूनी रूप से परेशान रहते थे। और जब एक शिक्षक परेशान रहेगा तो वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे देगा। अच्छा, कहा जाता हाँ, है इस संदर्भ में आज काम हो रहा है। आज हमारे जो सरकारी जो निर्देश हैं, आज हो रहा है, आज शिक्षकों का काम हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत ही त्रुटि है, अभी भी बहुत दूर सर, करना आपकी है। पहली बार जब आप जॉब काम करने गए, नौकरी पाए थे, पहली सैलरी आपकी कितनी थी? उस समय सैलरी कम थी, लेकिन महंगाई ज़्यादा नहीं थी। उस समय उतना काफ़ी थी, जो सरकार देती थी वो ठीक थी, काफ़ी थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। क्या क्या उस समय आपको ये भी सुनने में आता था कि बहुत महीनों महीनों आप लोग के पैसे नहीं मिलते थे, बहुत सारी, तो कैसे घर बार चलता था? सरकार इस पे तो कभी ध्यान नहीं दी थी। जहाँ तक मैंने अपने रिसर्च में देखा है कि कई कई एक 6-6 7-7 महीने आप लोग को सैलरी नहीं मिलता था शिक्षकों को, जिसके कारण बहुत आंदोलन भी हुए थे। देखिए, उस समय 90 के दशक में जो है, उस समय जो सरकार थी वो आरजेडी की सरकार थी, और उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी थे। उसके बाद माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी हुई। तो उन लोगों के कार्यकाल में थोड़ा शिक्षकों को सैलरी या जो भी महंगाई भत्ता जो मिलना चाहिए था, उसमें काफ़ी परेशानी होती थी और काफ़ी विलम्ब से लोगों को मिलता था। इसमें तो मतलब विलंब में बहुत सारी चीजें हो सकती है, आप लोग को बहुत कष्ट भी झेलना पड़ता होगा। कष्ट तो था, समय से जब शिक्षकों को वेतन नहीं मिले तो उनका परिवार कैसे चलेगा, और उनको शिक्षा देने में और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में उनको मन कैसे लगेगा। शिक्षकों का वेतन समय पर मिलना चाहिए, ताकि वो अपने दायित्व को अच्छी तरह से निर्वहन कर सकें। उस संदर्भ में आज जो है, आज जो सरकार है वो इस पर ध्यान दे रही है, शिक्षकों का वेतन समय पर मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि 30 वर्षों के शैक्षिक अनुभव में शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव क्या है, और आज के विद्यार्थियों के लिए यह कितना लाभदायक और चुनौतीपूर्ण है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उस समय की जो परिस्थिति थी और आज की परिस्थिति है, दोनों में बहुत अंतर है। उस समय की परिस्थिति लगभग जो है प्राकृतिक दृष्टिकोण से, या जो हमारे पास संसाधन थे वो संसाधन पर्याप्त नहीं थे, जिसके वजह से जैसे सड़क की व्यवस्था ठीक नहीं थी, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं थी। उस समय जो है शिक्षकों को भी परेशानी उठाना पड़ता था और बच्चों को भी उठाना पड़ता था। विद्यालय आने जाने में भी उनको परेशानी होती थी। वो समस्या जो है आज नहीं है, आज बहुत कुछ सुधर गया है। माननीय नीतीश कुमार जी के शासन में पानी, बिजली, सड़क ये सब अच्छा हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारे लोगों के मानसिक तौर पे ये झेल रहे हैं कि हमारे राज्य में आज भी वो गुणवत्ता शिक्षा की कमी आज भी है। गुण भले भले आप लोग के समय में जो भी शिक्षक हुआ करते थे और आज के जो शिक्षक हैं, बहुत ही दृढ़ निश्चय, उग्रतापूर्व वाले भी, मतलब पढ़ाना है तो पढ़ाना है, पढ़ना है तो पढ़ना है। क्या ये डिफरेंसेस आते हैं आपके देखिए, अभी के सबसे शिक्षक? बड़ी बात यह है कि ये डिफरेंस कैसे आया। सरकार जो शिक्षकों की बहाली करती है वो कई तरह की परीक्षाएं ले रही है, कभी टेट ले रही है, कभी स्टेट ले रही है, कभी दक्षता ले रही है, कभी कुछ ले रही है, कभी कुछ ले रही है। जो शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, जो बीएड, एमएड और डीएलएड प्राप्त किए हैं, उस डिग्री पर का क्या महत्व है आपके पास? उस डिग्री का क्या महत्व है? कुकुरमुत्ता की तरह प्राइवेट महाविद्यालय जो खुले हैं प्रशिक्षण का, उनकी गुणवत्ता क्या है? किस तरह का शिक्षक उसमें से पढ़ कर निकलेंगे? किस तरह के शिक्षक जो है प्रशिक्षित होकर निकलेंगे, विद्यालय में सेवा देंगे? आपने कभी सोचा है? सरकार ये सोचती है, निजी निजी ट्रेनिंग कॉलेज कोई भरमार है, जहाँ पर पैसा लेकर और किसी तरह अटेंडेंस बनाकर डिग्री दे दिया जाता है प्रशिक्षण का। प्रशिक्षण का मतलब ये होता है कि उस ड्यूटी, उस सेवा के लिए आधा वो व्यक्ति तैयार है, उस सेवा देने के लिए आधा व्यक्ति तैयार है। उसको आप नौकरी नहीं देते हैं, उसको आप जो है 17 को परीक्षा लेते हैं, कभी टीआरई 1, कभी टीआरई 2, टीआरई 4, कभी कुछ आप करते हैं।
काहे नहीं बंद कर देते हैं यूनिवर्सिटी को? जो आप प्रशिक्षकों की इतनी भीड़ पैदा किए हैं, जिनको आप नौकरी नहीं दे सकते, सड़क पर जो है वो शिक्षक जो है प्रदर्शन करते हैं, लाठी खाते हैं, पानी पड़ते हैं, ऐसा प्रशिक्षकों की भीड़ सरकार क्यों पैदा करती है? उतना ही प्रशिक्षित करे जितना उसको आवश्यक है। हमारे सरकार को भी ये ध्यान देना चाहिए कि शिक्षकों के साथ-साथ जो आजकल विद्यार्थियों के साथ भी जो दुष्परिणाम जो निकल रहे हैं, जैसे नीट का पेपर लीक हो जाना, कभी किसी पेपर का लीक हो जाना, कभी किसी चीज़ का जैसे बीपीएससी में भी कुछ 2-3 साल पहले हुआ था, उसके लिए भी। तो आखिर कहाँ चूक जा रही है सरकार या कहाँ चूक जा रहे हैं वो ये पदाधिकारी? सिस्टम का दोष है। कहाँ वो चूक जा ये रहे हैं? सिस्टम का दोष है। जैसे कि मैं आपको एज फॉर एग्जाम्पल बता दूं कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की जो परीक्षा हुई थी, उस समय तत्कालीन बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे श्री अतुल प्रसाद जी और प्रधान सचिव थे के पाठक जी। क्या उन लोगों के टाइम में गलत नहीं हुआ है? वो लोग जो है, जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की परीक्षा हुई, क्या उसमें गलत शिक्षक नहीं आए हैं? लेकिन के पाठक जी का तो कहना था कि हम लोगों ने सब चीज सुधार के रखा है, बहुत कड़े नियम अपना कैसे रहे हैं। सुधार कर रखे हैं? आज भी अगर सही रूप से जांच किया जाए तो पता चलेगा। अच्छा, सारे बिहार के सारे लोग ये बात जानते हैं कि टीआरई 1 के समय, टीआरई 2 के समय जो मानक निर्धारित किया गया था कि जो लैंग्वेज पेपर में जो अभ्यर्थी फेल करेंगे उनको आउट कर दिया जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में लैंग्वेज में लोगों ने फेल किया और ये तत्कालीन जो थे बिहार लोक सेवा के अध्यक्ष महोदय अतुल प्रसाद जी, उन्होंने लैंग्वेज को शिथिल कर दिया, इसलिए कि उस समय उत्तर प्रदेश के और कहाँ कहाँ के ज्यादा लोग फेल कर रहे थे, लैंग्वेज में फेल कर रहे थे, तो उस समय इस नियम को शिथिल कर दिया गया। क्या यह नियम है कहीं कि बीच में वैकेंसी निकलने के बीच में जो है किसी चीज को शिथिल कर दिया जाए? इस पर कौन ध्यान दिया गया? आज भी वो शिक्षक कार्यरत हैं, आज भी कार्यरत हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। लेकिन आप सरकार को, सिस्टम को क्या आप वो सजेशन देना चाहेंगे? नहीं, कैसे आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कायम करते हैं? जबकि शिक्षक ही गुणवान नहीं रहेंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आएगी कहाँ? सरकार को हम यही कहेंगे कि सबसे पहले प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत किया जाए, चूंकि प्रशिक्षण जो होना चाहिए वो नहीं होता है। आप बताइए, आर्मी में या पुलिस में या कहीं भी जो प्रशिक्षण प्राप्त करके निकलते हैं जो लोग, उन लोगों को तो समझिए कि आधा तो तैयारी हो गई उसी में। जब उसी में नहीं होगी तो कहाँ से गुणवत्तापूर्ण शिक्षक होगा? आपको मैं ये कहूंगा कि जितने प्राइवेट प्रशिक्षण कॉलेज हैं उनको बंद किया जाए। सर, आपने अभी जितनी भी बात बोली, आपने बोला कि प्राइवेट प्रशिक्षण केंद्र को बंद कर देना चाहिए। अब ये सरकार और उन लोगों की कहानियां हैं कि क्या हो सकता है, लेकिन आपने जो भी बात बताई बहुत ही सटीक तरीके से बताई। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आज की नई पीढ़ी के विद्यार्थी डिजिटल दुनिया से कैसे प्रभावित है, लेकिन ये भी कह सकते हैं बहुत ज्यादा ही प्रभावित है। ऐसे में शिक्षा और तकनीक के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? देखिए, डिजिटल जो क्षेत्र है वो आज के परिवेश में भी आवश्यक है। छात्रों को चाहिए कि जो भी समंजन की स्थिति है उसको जो है कायम रखें और इस डिजिटल क्षेत्र को ज्ञान अर्जन के क्षेत्र में परिवर्तित करें। क्योंकि डिजिटल की दुनिया में आजकल भटकाव बहुत ज़्यादा है, तो उस भटकाव में नहीं भटकें और अपने करियर को और अपने नॉलेज को डिजिटल का माध्यम बनाएं और उसको बनाकर जो है जीवन में आगे बढ़ें। मतलब नई तकनीक भी ज्ञान अर्जन में जरूरी सहायता है, जरूरी है। सर, आपने विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया है। एक अच्छे शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए और जो उस केवल अध्यापक नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक बनाता है? देखिए, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि एक अच्छे शिक्षक की क्या पहचान होनी चाहिए। अच्छे शिक्षक की पहचान जो है यही है कि शिक्षक अपने व्यवहार में परिवर्तन करे, अपने व्यवहार में परिवर्तन करके शिक्षा, छात्र, समुदाय के बीच समन्वय स्थापित करे। क्योंकि एक शिक्षक जो है अनुकरणीय होता है, छात्रों के लिए भी, समाज के लिए भी और समुदाय के लिए भी। अनुकरणीय कैसे होता है? इसलिए
कि शिक्षक जो है सरकार और समाज के बीच का एक कड़ी होता है। सरकार का भी जो निर्देश प्राप्त होता है वो समाज में भेजना है, समाज का जो निर्देश प्राप्त होता है, जो जो आवश्यकता होती है समाज को, वो सरकार को बताना है। व्यापक काम है शिक्षकों का। और सबसे बड़ी बात है, शिक्षकों को वेल ड्रेस में रहना चाहिए। शिक्षकों को वैसा ड्रेस नहीं पहनना चाहिए जो कि छात्रों के लिए अनुकरणीय, अगर वो करता है, अनुकरण मतलब करता अपनी है तो वेशभूषा, ठीक नहीं रहता है। भाषा, हाँ, सब चीज का वो ध्यान ठीक रखना रखना चाहिए। जैसे सरकार ने प्रतिबंध भी लगा दिया है कि आपको जीन्स और टॉप विद्यालय में नहीं पहनना है। शिक्षिकाओं को भी कर देना है कि बहुत ज्यादा भड़काऊ ड्रेस जो है आपको नहीं पहनना है। इसलिए कि शिक्षक जब स्टेज पर जाते हैं तो छात्र और छात्राओं का ध्यान शिक्षक के ऊपर रहता है। सर, एक बहुत ही चुटकुला भरा सवाल है कि आपके समय में बच्चों को पीटना अभिभावकों के लिए एक आशीर्वाद होता कि नहीं पीटेंगे तो बच्चे और पढ़ेंगे, और आज के समय में बच्चों को पीटना उससे उसमें लगता है कि आज के शिक्षक अपने उग्र रूप से रहते हैं। और ये अभी देखने को भी मिलता है कि बहुत सारे शिक्षकों का मानसिक संतुलन बिगड़ा रहता है कि क्या नहीं पता, कि बहुत ही ज्यादा मार देते हैं जिससे बच्चों की हानि भी बहुत होता है। इन दोनों के बीच का क्या ये देखिए, सामंजस्य? ये जो है बिल्कुल समसामयिक प्रश्न है। बच्चों को पीटना पहले भी पीटा जाता था। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो ईंटा, शिक्षक जो हैं ईंटा लाद देते थे पीठ पर, मुर्गा बनाकर हम मारते थे। तो वो कहीं से भी उचित नहीं था। शारीरिक दंड जो है कहीं से भी उचित नहीं है। चूंकि शारीरिक दंड की वजह से, जैसे कि आंकड़े बताते हैं, उस समय 80 और 90 के दशक के बीच में आंकड़े बताते हैं कि लगभग 60% छात्रों और छात्राओं ने विद्यालय छोड़ दिया, विद्यालय गए ही नहीं, सिर्फ पीटने के डर से। सरकार ने और एनसीईआरटी ने इस पर जो है फोकस किया, और उस समय जो है आपको यूनिसेफ के जो अधिकारी आते थे, यूनिसेफ का उसका उद्देश्य होता था कि बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान करना या बच्चों का विकास करना। यूनिसेफ जो है वो गरीब बच्चों को उत्थान के लिए काम करती थी। तो वो तो कहीं से भी उचित नहीं था, और छिजन जो होती थी बच्चों की वो उसी के कारण होती थी ज्यादा, जिस पर सरकार ने फोकस किया और मारना पीटना और शारीरिक दंड देना बंद कर दिया। मतलब कह सकते हैं कि बच्चों में डर ऐसा नहीं पैदा करना है कि वो छोड़ दें, डर नहीं पैदा करना है। उन्हें बस ये बताना जरूरी है कि पढ़ाई तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है। हाँ, उनको चूंकि कहा जाता है कि बच्चे अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, उनके अंदर सब चीज होता है, बस शिक्षक का काम यह है कि उसको अंदर से बाहर निकाल ले, उसके गुणों को। और इसीलिए व्यवसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है कि बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है वो निकल कर आवे। और कोई जरूरी नहीं है कि सरकारी सर्विस ही बच्चे करें, लेकिन उनके अंदर जो क्वालिटी है। जापान में क्या स्थिति है, जापान में देखिए, चाइना में देखिए, सब प्रोफेशनल एजुकेशन है। बच्चे जो है कुछ ना कुछ करते हैं, पढ़ते भी हैं, और उन्होंने कुछ एक ऐसा बनाते हैं जिससे वो आय करते हैं, आमदनी करते हैं। 8 बरस 10 बरस के बच्चा भी वहाँ पर लखपति होता है, करोड़पति होता है। कैसे होता है? यूनिसेफ जो संस्था है, यूनिसेफ संस्था में डोनेशन कौन करता है? वही करते हैं, बच्चे करते हैं। वहाँ के जापान के जो विकसित देश के बच्चे हैं वो करते हैं। उनको दिखाया जाता है, भारत के या जितने भी अविकसित राष्ट्र के बच्चे हैं उनको दिखाया जाता है जा करके, देखो ऐसे भी बच्चे हैं तुम्हारे यहाँ। वो बच्चे जो है इसमें डोनेट करते हैं। तो व्यावसायिक शिक्षा भी बहुत जरूरी है। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। आप तो रिटायर हो चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि अगर आप अभी के समय में शिक्षक होते तो भारत के हर वो माता पिता अभिभावक को क्या ऐसी बात आप उन्हें समझाते या बताते जो आज के जो बच्चे जो जन्म लेकर जो पढ़ने जा रहे हैं छोटे छोटे, उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे कि किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आज के परिवेश में जो है शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा नहीं रहने के कारण ही बहुत सारा दोष उत्पन्न हो रहा है समाज में। और उनको शिक्षा में देने के लिए समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा,
सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा और हमारे जो सिस्टम है उस सिस्टम को जो है ठीक करना पड़ेगा, तब जाकर जो है हम एक विकसित राष्ट्र होंगे। सर, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में ऐसी कौन सी कमियां हैं जिन्हें दूर करना आवश्यक है ताकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके? देखिए, ये तो बहुत व्यापक प्रश्न है, बहुत व्यापक प्रश्न है। इसमें सबको ठीक करना पड़ेगा, सिस्टम को भी ठीक करना पड़ेगा, जो हमारे शिक्षा अधिकारी हैं उनको भी ठीक होना पड़ेगा, क्योंकि वो भी जो शिक्षा अधिकारी होते हैं वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। शिक्षकों को परेशान करना उनकी नियति है। किसी की प्रोन्नति की दिक्कत है, किसी को कुछ दिक्कत है, वो दूर नहीं कर पाते हैं। शिक्षक कार्यालयों में दौड़ दौड़ के परेशान हो जाते हैं। कनीय शिक्षक को जो है प्रोन्नति दे दी जाती है, वरीय शिक्षक जो है रह जाते हैं। ये सिस्टम की कमी के कारण होता है। नई शिक्षा नीति एनईपी और वर्तमान शिक्षा प्रणाली को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या यह विद्यार्थियों के भविष्य को बेहतर बनाने में सफल देखिए, हो पाएगी? नई शिक्षा नीति जो है ना, नई शिक्षा नीति जो बनाई गई है वो इसी दृष्टिकोण से बनाई गई है कि बच्चों को जो है शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है वो अपने अपने कार्य कुशलता के आधार पर अपना काम कर सकें। और भी बहुत सारी चीज है। शिक्षकों की बहाली का आप देख रहे हैं, शिक्षकों की बहाली भी नई शिक्षा नीति के तहत ही हो रही है। बहुत सारा चीज है, कभी कुछ सुनने में आता है, कभी कुछ सुनने में आता है। तो क्या ये नई शिक्षा प्रणाली आज के बच्चों के मानसिक दबाव को ज्यादा बढ़ा रही है या उसको कम करने नहीं की नहीं कोशिश नहीं, कर रही है? बच्चों के वो दबाव बढ़ाने के लिए थोड़े बनाई गई है। अगर दबाव ये बढ़ाने के लिए नहीं बनाई गई है तो आखिर कौन सी ऐसी बात हो रही है जो बच्चों को सुसाइड अटेम्प्ट और सुसाइड करने पे मजबूर कर जा रही है? क्या वो अंक के लिए लड़ रहे हैं या वो अंक पाने के लिए कि नौकरी पाना है इसलिए वो अंक के लिए लड़ रहे हैं? क्या ये अंक बहुत जरूरी है? देखिए, अंक जो है अब तो ग्रेडिंग सिस्टम हो गया है। पहले का सिस्टम था कि फेल पास लिखा जाता था, अब वो बात नहीं है, अब तो ग्रेडिंग सिस्टम हो गया है। फिर ऐसी क्या दबाव और है या फिर अभिभावकों की कमी होगी कि नहीं ये प्रेशर में ले रहे हैं? आखिर उन बच्चों को क्या आप बताना चाहेंगे जो ये दिमागी तौर पे मन में भर चुके हैं कि मैं नहीं पास होऊंगा, मैं नहीं अंक लाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा? तो बहुत सारे अभिभावक दोषी होते हैं, जो माता पिता होते हैं वो ज़्यादा दोषी होते हैं, जो उनके इसलिए कि उन पर प्रेशर बनाकर लोग चाहते हैं कि भाई ये इतना अंक लावे या ये बने वो बने। आए दिन आप देखते हैं कि कोटा में बच्चे जो है कर कोटा रहे में हैं, अभी तक 100 से ज्यादा मतलब बहुत सारे बच्चे जो है बच्चों ने कर रहे हैं। सुसाइड वो क्यों? इसलिए कि अभिभावक खुद पढ़े लिखे नहीं हैं और वो चाहते हैं कि हम जब पढ़े लिखे नहीं है तो मेरा बेटा जो है ये बन जाए वो, लेकिन मतलब उसके बहुत पढ़ने के चक्कर उसके में। उसके अंदर की जो इफिशियंसी है वो इफिशियंसी को पहचान नहीं पाते हैं। अनावश्यक जो है प्रेशर बनाते हैं। बहुत सारा स्टेटमेंट बच्चों ने भी दिया है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अभिभावक जो है इतना खर्च किए और इसके कारण जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के अंदर जो भी इफिशियंसी है उसको पुश करके बाहर निकालिए, उसको उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाइए, बंद हो जाएगा बच्चों आपने पर प्रेशर। अभी आपने देखा होगा कि अ, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जैसे खान सर हो गए हैं, रोशन सर हो गए हैं और भी लोग हो गए हैं जो बहुत ही बच्चों को लाखों बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं ये। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी कमियां आपको दिखती है आज के शिक्षकों में जिनको उन्हें दूर करना चाहिए, जिनके उनके प्रभाव से बच्चों पर दुष्प्रभाव ना पड़े? आपने देखा होगा कि दो इंस्टीट्यूट के बीच में झगड़ा हुआ, सारे बच्चों की पढ़ाई बदल गई, सारे बच्चे रोड पे आ जाते हैं, लड़ने लगते हैं, किसी चीज़ों से लड़ने लगते हैं, नीट का परीक्षा लीक हुआ तो उसके लिए लड़ने लगते हैं। तो शिक्षक उनका कैसे साथ? देखिए, जहाँ तक खान सर की बात है और रोशन सर की बात है, ये मुझे लगता है कि ये वर्चस्व की लड़ाई है दोनों में, और वर्चस्व की लड़ाई में जो है हमारे छात्र जो है परेशान हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक खान सर की बात है, तो खान सर जो है अपने आप को बहुत ही स्वयंभू समझते थे कि हालांकि उनके अंदर टैलेंट था, लेकिन टैलेंट को उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, जिसके वजह से जो है आज जो है उनकी फजीहत है। वो लाखों लेकिन लाखों कहते बच्चों तो के हैं कि उन्होंने लाखों बच्चों के दिल की धड़कन थे वो। लेकिन जो भी आ रहा है इन्वेस्टिगेशन में, उससे पता चलता है कि उन्होंने उस चीज को खत्म कर दिया। आज भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो शांतिपूर्ण पढ़ा रहे हैं, बहुत बच्चे नहीं जा पा रहे हैं।
आप उन शिक्षकों से क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को पढ़ाने का तरीका सिर्फ ये नहीं होता है कि ऐसे करना है वैसे करना है, आप उन्हें कुछ सजेशन देना देखिए, चाहेंगे? बच्चों को पढ़ाने का तरीका जो है क्योंकि वो वो तो प्रशिक्षण तो कहीं लिए नहीं है, वो तो मुझे लगता है कि जहां तक वो ज्ञान अपने ज्ञान को बांट रहे हैं, अगर वो अपने ज्ञान को बांट रहे हैं या फिर किसी भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनको किस तरीके माने, क्योंकि नहीं आपने तो नहीं प्रशिक्षण नहीं, लिया है। मैंने पहले भी कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण बढ़िया होना चाहिए। और टाइम टू टाइम SCRT पटना जो है, जो महेंद्रू में है, वहाँ हम लोग भी जाते थे, प्रशिक्षण लेते थे, और वहाँ से प्रशिक्षण लेकर आते थे तो डाइट में हम लोग प्रशिक्षण देते थे। लगभग जो है, लगभग 7 बरस हमने डाइट में काम किया है। अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस हम लोग वहाँ काम किए थे। तो कहने का मतलब है कि जब प्रशिक्षण ठीक होगा और शिक्षक जो है एबुल होंगे, योग्य होंगे, तो निश्चित रूप से जो है विकास होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक दिया जाएगा। लेकिन सिस्टम को भी इस पर सोचना पड़ेगा कि आप जो बहाली कर रहे हैं वो कैसे बहाली कर रहे हैं। आपके बहाली में खुट है। जो भी प्रोफेशनल और टेक्निकल डिग्री धारक है उसको आप कहाँ रखिएगा? वो तो उस क्षेत्र के लिए विशेषज्ञ हो गया, पारंगत हो गया। अब वो जो है रोड पर आकर जो है कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है कि हमको नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। ये क्या चल रहा है? उसका दिमाग कहाँ जाएगा? उसको नहीं प्रशिक्षित करते तो वो दूसरा काम करता, बिजनेस करता, कुछ करता। अब कहें इतना शिक्षितों का भीड़ पैदा कर दिए हैं जो रोड पर जो है आंदोलन कर रहा है। आप वैसा ही लीजिए। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि आप डिग्री लिए, आपका नियुक्ति पत्र तैयार रहता था। अब आप कहिएगा जनसंख्या बढ़ गया, ये जनसंख्या बढ़ गया तो जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई रखिए ना भाई। काहे आप दुनिया भर के प्राइवेट कॉलेज लोगों को मान्यता दे देते हैं और वहां से जो है सब निकलता है, सब रोड पर आ जाता है। आपके पास वैकेंसी नहीं है तो क्यों प्रशिक्षण देते हैं उनको? वहीं रोक दीजिए। तो ये सब सिस्टम की कमी है। और हमारे सिस्टम में माननीय शिक्षा मंत्री जी लोग भी क्या हैं, कैसे होते हैं, ये छुपा हुआ नहीं है। सर, मैं आगे उसी क्या बात पे करूं? आना चाहूंगा कि आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कार्य भी, आप सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। अभी का जो सरकार बना है, बीजेपी का सरकार बना है, शिक्षा मंत्री ने जो बयान दे दिया था, तो ये उल्टे पुल्टे बयान देने की भी क्या जरूरत होती है? सबसे बड़ी बात है कि जो राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं वो लोगों को भी उतनी समझ रखनी चाहिए कि हम जब शिक्षा जो विभाग है, जो सिस्टम है, उसको कैसे ठीक किया जाए, उसको करना चाहिए। लेकिन आप करते नहीं हैं। अगर आपको राजनीति में ये मौका मिले कि आप शिक्षा मंत्री के पद पे स्थापित हो, तो आपका पहला बयान क्या होगा आपके तरफ से? देखिए, हम लोग तो एक छोटे मोटे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अभी मैं बिहार प्रदेश के शिक्षा प्रकोष्ठ के ही उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री सुनील कुमार जी हैं। टाइम टू टाइम इस पर चर्चाएं होती रहती हैं। अब रही बात माननीय शिक्षा मंत्री जी से कुछ कहने के लिए, तो क्या कहा जाए? आप बयानबाजी ऐसा कर रहे हैं कि अपने ही बातों से आप पकड़ा रहे हैं। कभी नोटिफिकेशन आ रहा है जुलाई में, कभी नोटिफिकेशन आ रहा है, अरे भैया 2022 से तो बच्चे देख रहे हैं। बच्चे क्या करेंगे? रोड पर नहीं उतरेंगे तो क्या करेंगे? मुझे लगता है सर कि शिक्षा को लेकर सरकार, कोई भी सरकार हो, विपक्ष विपक्ष जो भी हो, सबको एकजुट होकर शिक्षा के प्रति अलग दृष्टिकोण रखना चाहिए कि शिक्षा को कैसे मजबूत रखा जाए। बिल्कुल रखना चाहिए, इसमें बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। इसमें पक्ष विपक्ष की कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हमारे माननीय आदरणीय लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी ने जो सिस्टम पैदा किया था, मैं तो यही कहूंगा कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ लोगों ने उनको जो है गलत जानकारी देकर जो है बहुत सारा काम करवाया। TRE 1, TRE 2, TRE 3 में जो नंगा नाच किया गया, जो हुआ आनन फानन में जो है सब किया गया, अब वो तेजी कहाँ है? तो क्या ये कह सकते हैं कि सरकार अपने रोजगार को दिखाने के लिए वो जल्दीबाजी की होगी कि हमने इतने रोजगार दे दिए, इतने ये कर दिए? बिल्कुल, उस चक्कर में ये चीजें खराब हुई? तब उसकी गुणवत्ता की जांच कराया जाए।
जांच कराइए उसकी गुणवत्ता की, तो आज की देखिए कि सरकार कितना आज की परसेंट जो है सरकार आप किए आज हैं। की सरकार से आप यही कहना चाहेंगे अपने माध्यम से कि आज शिक्षकों का दशा सुधारा जाए? आज देखिए, आज मैं सरकार से यही कहूंगा, एक तरह से अनुरोध ही करूंगा कि जो भी हमारे प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उनको जो है परेशान न किया जाए, नोटिफिकेशन दिया जाए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करने के लिए आप एक योग्य शिक्षक का चुनाव करिए। एक आखिरी सवाल करूंगा, क्या आज की शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों को नौकरी पाने के लिए तैयार कर रही है या जीवन की वास्तविक चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार कर रही है? जीवन की वास्तविक चुनौतियों को सामना करने के लिए ही ये एनईटी लाया गया है, ये नई शिक्षा नीति बनाया गया है। हमारे माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी, ये लोग जो है उस सब पर किए हैं, लेकिन उसको सही ढंग से लागू किया जाए तब ना। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने है? भी बहुत गलत तब बयान दिया था। अभी उसको लेकर पूरे भारत में चर्चाएं हो रही है, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। क्या आप इस बात से सहमत हैं बिल्कुल सहमत है, कि उन्हें इस्तीफा देना बिल्कुल चाहिए? सहमत है। हमेशा आप पेपर लीक करवा दीजिएगा, हैं? हमेशा आप चाहिएगा कि बीच में प्रक्रिया चल रही है, बीच में कोई नया नियम लगा कर आप काम कर डायरेक्ट दीजिएगा। इल्जाम लगा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने लीक करवाए, ये तो नहीं कह सकते। धर्मेंद्र प्रधान जी को डायरेक्ट देखिए, जब वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं तो किससे लोग पूछेगा, किससे पूछेगा? पूछेगा तो उन्हीं से। अब वो चाहे इल्जाम लगाए, चाहे अनुरोध करे या जो करे, पूछेगा तो उन्हीं से। तो ऐसा क्यों होता है? विद्यार्थियों की तरफ से ये डिमांड आया है कि उनको इस्तीफा देना है और वो इस्तीफा देने, क्या ये नैतिक का हनन देखिए, नहीं है? इस्तीफा दे देना और इस्तीफा ले लेना यह समस्या का समाधान नहीं है, तो फिर है समस्या ना? का समाधान क्या है? समाधान ये है कि सही रूप से काम किया जाए। अभी देखिए नीट की परीक्षा जो लेकिन है, विद्यार्थी तो अपना धैर्य खो दे रहे हैं ना। विद्यार्थी तो धैर्य खोएंगे ही। जो आदमी लाखों रुपया जो है खर्च करता है, जिसका अभिभावक है, अब पढ़ाई पूरा करता है, प्रोफेशनल डिग्री लेता है, टेक्निकल डिग्री लेता है, उसको नौकरी नहीं मिलती है तो क्या करेगा विद्यार्थी? विद्यार्थियों को देशद्रोही का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें लोग देशद्रोह भी बोल दे रहे हैं। देशद्रोही का सामना, वो देशद्रोही नहीं है, उनको जो है अपना अधिकार चाहिए। अभी एक चीज मैं और कहूँगा, बिहार सरकार जो है छात्रों को आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई कराने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की भी व्यवस्था की है, बहुत अच्छी बात है। जो गरीब निर्धन परिवार के व्यक्ति हैं, जो अभ्यर्थी है, जो छात्र है, वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेकर अपना भविष्य को बना सकता है, कर सकता है। ये अच्छी जो है महत्वाकांक्षी योजना है बिहार सरकार की। इस पर जो है छात्र पढ़े लिखे और आगे बढ़े, अपने राज्य और देश का विकास करे। सो गाइज, आपने सुना शिक्षा और शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए कौन सी बात कही गई। ये अनुभव ही सब कुछ बता सकता है। जो हमारे पुराने शिक्षक हैं उनका भी आप सम्मान करें, जो नए शिक्षक हैं उनका भी आप सम्मान करें। लेकिन शिक्षकों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल विद्यार्थी भी बहुत परेशान रह रहे हैं, उनका साथ दें और हर साथ के साथ उनके विकास के लिए जो आप कर सकते हैं कीजिए। थैंक यू सो मच सर। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये जो चैनल है वो एक मार्गदर्शक के रूप में सामने आया है। आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद बहुत बहुत।